नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले कॉलम में हमने रेजिस्टेंस लिया है, दूसरे कॉलम में इंडक्टेंस लिया है और तीसरे कॉलम में कैपेसिटेंस ले रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनके सिंबल देखेंगे। तो यहाँ पर जो जिग जैग वाला सिंबल देख रहे हो, ये हमारे रेजिस्टेंस का सिंबल है। क्योंकि ये करंट के फ्लो को अपोज करता है, इसलिए इसको जिग जैग के सिंबल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट में इंडक्टेंस का सिंबल है। इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस एक कॉइल होती है जो कि एक स्पाइरल शेप में होती है, यानी कि ये एक वाइंडिंग होती है। जहाँ भी वाइंडिंग होगी तो वहाँ पर इंडक्टेंस ज़रूर होगा। और इंडक्टेंस को हम कॉइल से शो करते हैं, इसलिए इसका सिंबल स्पाइरल कॉइल जैसा होता है। नेक्स्ट में कैपेसिटेंस का सिंबल है। कैपेसिटेंस में क्या होता है कि दो प्लेट्स होती है और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्पेस होता है। तो देखिए, ये एक कैपेसिटर का सिंबल है। यहाँ पर दो प्लेट्स के बीच में खाली स्पेस छूटा हुआ है, तो ये जो खाली स्पेस है ये डाइलेक्ट्रिक को शो कर रहा है। नेक्स्ट में हम इनकी यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, इंडक्टेंस की हेनरी होती है और कैपेसिटेंस की यूनिट फेराड में होती है। रेजिस्टेंस मीन्स आर को हम ओम में मेजर करते हैं, एल को हेनरी में मेजर करते हैं और सी यानी कैपेसिटेंस को फेराड में मेजर करते हैं। नेक्स्ट में इनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी जैसे ही रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगा तो वो ट्राई करेगा कि इसमें करंट फ्लो ना हो, यानी कि ये करंट के फ्लो में अवरोध पैदा करेगा। इसलिए करंट के फ्लो को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट में जो इंडक्टेंस है वो भी रेजिस्टेंस की तरह कुछ अपोज करता है, लेकिन इंडक्टेंस अपोजेज इंस्टेंटेनियस चेंज इन करंट, यानी ये करंट को नहीं बल्कि करंट के चेंज को अपोज करता है। इंडक्टेंस करंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है और अगर इसमें चेंज आता है तो उसको ये अपोज करता है। इस प्रॉपर्टी को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अगर हम इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी की बात करें तो अक्सर इट इज इजिकल टू 2πfl होता है। तो यहाँ पर भी इसकी यूनिट ओम होगी, क्योंकि ये भी एक तरह का अपोजिशन है। नेक्स्ट में कैपेसिटेंस की बेसिक प्रॉपर्टी को देखें तो इट्स अपोजेज इंस्टेंटेनियस चेंज इन वोल्टेज। तो ये वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है, यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो XC इजिकल टू 1/2πfc होता है। यहाँ पर F फ्रीक्वेंसी है और C इज कैपेसिटेंस। और इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी में F फ्रीक्वेंसी और L इंडक्टेंस था, और यहाँ पर F इज फ्रीक्वेंसी एंड C इज कैपेसिटेंस। यहाँ पे XC की यूनिट भी ओम होगी, क्योंकि ये भी एक तरह का अपोजिशन है जो वोल्टेज के चेंज को शो करता है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप में भी तीनों का अलग अलग फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस में हम सभी को पता है कि V इजिकल टू IR होता है, वेयर I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस में होता है V इजिकल टू L di/dt। यहाँ पर L इंडक्टेंस है, I इज करंट एंड T इज टाइम। अगर हम कैपेसिटेंस में वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला देखेंगे तो V इजिकल टू 1/C इंटीग्रल IDT होता है। ये दोनों फार्मूला एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो L अब ऊपर न्यूमरेटर में है और कैपेसिटेंस के फार्मूला में C डिनोमिनेटर में है। इंडक्टेंस में करंट है वो डिफरेंशियल में है और कैपेसिटेंस में करंट है वो इंटीग्रल है। तो यहाँ पर हम इन्हीं फार्मूला से करंट का फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस में करंट के फार्मूला में I पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा I इजिकल टू V/R। वोल्टेज की बात करें तो इस फार्मूले में हम I को यहीं रहने देते हैं और L को यहाँ नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे, और इस डिफरेंशियल को कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पर हम एक इंटीग्रल लगा देंगे। तो इसको हम रीएडजस्ट करेंगे तो I इजिकल टू 1/L इंटीग्रल ऑफ VDT। तो यहाँ पर इंडक्टेंस के केस में ये हमारा करंट का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट में कैपेसिटेंस में भी हम इसको रीएडजस्ट करेंगे तो C यहाँ पे आ जाएगा, और इस इंटीग्रल को कैंसिल करने के लिए डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे I इजिकल टू C dV/dt। तो कैपेसिटेंस में ये हमारा करंट का फार्मूला बन गया। तो फ्रेंड्स, हम इंडक्टेंस का एक फार्मूला याद कर लेंगे तो इसी से हमारा कैपेसिटेंस का फार्मूला भी कोरिलेट होता है। यहाँ पे 1 इजिकल टू 1/C इंटीग्रल ऑफ IDT। यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है, L ऊपर है तो C नीचे है। तो यहाँ पर हमारे वोल्टेज का जो फॉर्मूला है इसी को ड्राइव करके हम करंट का फार्मूला निकाल लेंगे। और नेक्स्ट में देखते हैं एनर्जी का फार्मूला। रेजिस्टेंस में ये कभी भी एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, ये एनर्जी को डिसिपिएट करता है। जब भी हम किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो वो एनर्जी को हीट की फॉर्म में डिसिपिएट करता है, और इसका फॉर्मूला होता है I² R × T।
आई स्क्वायर आर पावर होता है और पावर इनटू टाइम इज एनर्जी। तो रेजिस्टेंस के केस में इसका एनर्जी का फार्मूला है आई स्क्वायर आर टी। अब इंडक्टर की बात करें तो ये एनर्जी को कभी भी डिसिपेट नहीं करता है। इट ऑलवेज स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इसका फार्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला में एल इज इंडक्टेंस एंड आई इज करंट। अब हम कैपेसिटेंस में चलते हैं तो ये कैपेसिटर में एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। मतलब यहाँ पर भी ये एनर्जी को स्टोर करेगा लेकिन ये चार्ज के रूप में स्टोर करता है। और कैपेसिटेंस में इसका फार्मूला होता है वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर। इस फार्मूले में सी कैपेसिटेंस है और वी वोल्टेज है। तो ये एनर्जी की बात हो गई। अब हम देखते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में अगर दो रेजिस्टेंस एक साथ सीरीज में कनेक्ट हैं तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं। यानी कि दो रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे तो ये डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा R1 प्लस R2। अगर इंडक्टेंस में दो इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट है तो इनका इक्विवेलेंट एडिशन हो जाएगा L1 प्लस L2। नेक्स्ट में कैपेसिटेंस सीरीज कनेक्शन देखेंगे तो वो इसका जस्ट अपोजिट है। अगर आपके दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है तो इसका फार्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे और कैपेसिटेंस में ये रेसिप्रोकल फॉर्म में ऐड होंगे। अब नेक्स्ट में हम इनके पैरेलल कनेक्शन देख लेते हैं। अगर हमारे दो रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट हैं तो यहाँ पर हमारा फार्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और इंडक्टेंस में ये फार्मूला हो जाएगा L इज इक्वल टू L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। नेक्स्ट में कैपेसिटेंस में अगर हम दो कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्शन करते हैं तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। इस बार ये रेसिप्रोकल फॉर्म में ऐड नहीं होंगे। पैरेलल कनेक्शन में इसका फार्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। नेक्स्ट में जब हम इनका फेजर डायग्राम देखेंगे तो रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज है उसके बीच में जो एंगल होगा वो जीरो होगा। नेक्स्ट में इंडक्टर का फेजर डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे करंट नीचे जा रहा है और वोल्टेज है वो ऊपर है। तो इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। यानी कि ये जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लेग कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है या इसका जो रेशियो है उसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। दोस्तों पावर फैक्टर पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहो तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाद में आप वो वीडियो भी देख सकते हो। नेक्स्ट में हम कैपेसिटेंस का फेजर डायग्राम देखेंगे तो ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज है और ये करंट है वो ऊपर की ओर जा रहा है। यानी कि कैपेसिटेंस के केस में हमारा करंट है वो हमेशा लीड करता है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज वो बराबर रहते हैं और इंडक्टेंस या इंडक्टिव लोड लगाते हैं तो करंट लेगिंग करने लगता है। और जब हम किसी सर्किट में कैपेसिटर लगाते हैं, कैपेसिटिव लोड लगाते हैं तो वहाँ पे हमारा करंट लीड करता है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की ये बेसिक प्रॉपर्टी थी। उम्मीद है इस वीडियो में बताई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो से संबंधित अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। आगे भी इसी तरह से इलेक्ट्रिकल थ्योरी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।